दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 1767 में एक ऐसा तूफान उठा था जिसने अंग्रेजों की नींव हिला दी थी। ये कोई आम जंग नहीं थी। ये पहली बार था जब टीपू सुल्तान ने तलवार थामी थी। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी, लेकिन दिल में दहाड़ता हुआ शेर था। उनका वालिद सुल्तान हैदर अली मैसूर का हाकिम था, जो अंग्रेजों की चालें भांप चुका था। अंग्रेजों ने धोखेबाज बागियों के साथ मिलकर मैसूर को चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन हैदर अली ने कहा, अगर मेरी बाजू टीपू है तो दुश्मन को पछताना पड़ेगा। और वहीं से शुरू हुआ टीपू सुल्तान का पहला सफर। एक घोड़े पर सवार, तलवार हवा में और आंखों में आग। जंगलों, नदियों और पहाड़ियों के बीच टीपू ने पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ जंग की लकीर खींची। अंग्रेजों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक 17 साल का लड़का उनकी फौज को चुनौती दे रहा है, लेकिन वो भूल गए थे, ये लड़का सुल्तान नहीं, मुल्क का सपूत बनकर निकला है। और उस दिन से तारीख ने लिखना शुरू किया। एक नई दहाड़ हिंदुस्तान में पैदा हुई है। इस वीडियो में हम जानेंगे उस पहली जंग के 36 ऐसे राज जो आज तक दिलों में जिंदा हैं। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की पहली जंग की शुरुआत खुली मैदान में नहीं, बल्कि घने जंगलों से हुई थी। अंग्रेज धोखेबाज बागियों, एनलिस्टेड जुली सेना ने दक्षिण से हमला करने की साजिश रच रखी थी। लेकिन टीपू को जंग की चालें किताबों से नहीं, हकीकत से आती थीं। उन्होंने जंगल को अपना हथियार बना लिया। सिर्फ 500 सिपाहियों की टुकड़ी लेकर टीपू ने जंगल की घाटियों में ऐसा जाल बिछाया जिसमें दुश्मन फंस गया। दुश्मन को लगा कि टीपू पीछे हटा है, मगर वो तो सिर्फ झाड़ी के पीछे खामोश बैठा शेर था। जैसे ही दुश्मन की टुकड़ी गहरे में दाखिल हुई, टीपू ने नारा लगाया, अल्लाह ओ अकबर। तीरों की बारिश, तलवारों की चमक और घोड़ों की दहाड़ से जंगल कांप उठा। अंग्रेज अफसर भागने लगे। ये तो कोई लड़का नहीं, ये तो मौत बनकर आया है। टीपू ने खुद आगे बढ़कर दुश्मन के कमांडर को घोड़े से गिराया और नारा मारा, मैसूर की सरजमीन पर कदम रखने की जुर्रत मत करना। सिपाही चिल्लाए, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और उनकी आंखों में टीपू अब किसी लड़के की तरह नहीं, एक सुल्तान बन चुका था। उस दिन पहली बार टीपू ने जंग को जीता नहीं। जंगल की जीत के अगले ही दिन टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने एक और साहसी फैसला किया। सीधा हमला एक ब्रिटिश चेकपोस्ट पर। यह चेकपोस्ट दक्षिण की तरफ एक तंग घाटी में था, जहां से अंग्रेज सप्लाई भेज रहे थे। टीपू ने सिर्फ 40 बहादुर सिपाहियों के साथ रात के अंधेरे में चढ़ाई शुरू की। उनके पास न तो तोप थी, न भारी फौज, सिर्फ इरादा और ईमान था। चांदनी रात में टीपू ने पूरी टुकड़ी को चुपचाप उस चेकपोस्ट के पीछे पहुंचाया और कहा, कोई आवाज नहीं, सिर्फ हिम्मत। जैसे ही अंग्रेजी सिपाही गश्त से वापस आए, टीपू खुद सामने कूद पड़े। तलवार बिजली की तरह चमकी। अंग्रेज अफसर ने गोली चलाने की कोशिश की, मगर टीपू ने उसे पहले ही धारदार वार से गिरा दिया। अफसर जिंदा पकड़ा गया। पहली बार अंग्रेजों का एक वरिष्ठ अफसर टीपू के हाथों गिरफ्तार हुआ था। जब उसे मैसूर के किले में लाया गया तो हैदर अली ने अपने बेटे को गले लगाकर कहा, आज तू सुल्तान नहीं, एक तारीख बन गया है। यह खबर जब ब्रिटिश हेडक्वार्टर पहुंची तो हलचल मच गई। ये कौन है जो हमारे अफसर को खींच लाया? ये टीपू सुल्तान की पहली गिरफ्तारी थी, और इसने साबित कर दिया कि वो अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक डर बन चुका है। और उस अफसर ने खुद कहा, वो लड़का नहीं था, वो बिजली थी। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की पहली जंग का चौथा दिन। दुश्मन अब खुले मैदान में आ चुका था। अंग्रेजों ने एक छोटी सी पहाड़ी पर अपनी तोपें तैनात कर दी थीं। नीचे मैसूरी सिपाही थे जिन पर गोले बरसाए जा रहे थे। टीपू ने अपने अब्बा हैदर अली से कहा, अगर इजाजत हो तो मैं उन तोपों का मुंह मोड़ दूं। हैदर अली ने मुस्कुराकर कहा, शेर को शिकार की इजाजत नहीं दी जाती, बस छोड़ दिया जाता है। रात होते ही टीपू ने 30 सिपाहियों के साथ पहाड़ी का पीछा शुरू किया। कीचड़, कांटे, अंधेरा, लेकिन हौसला बुलंद। सुबह होने से पहले वो तोपों के बिल्कुल पीछे पहुंच चुके थे और टीपू ने अपने हाथों से एक अंग्रेज गनर को गिरा दिया।
फिर एक एक करके तोपों को कब्जे में लिया गया और उनका रुख मोड़कर नीचे अंग्रेजी शिविर पर कर दिया। पहली ही गोली सीधी जाकर दुश्मन की सप्लाई टेंट को फाड़ गई। अंग्रेज दिल मिला उठे। कौन है जिसने हमारी ही तोप हम पर चला दी? अंग्रेज कमांडर चिल्लाए। जवाब आया, टीपू की तरफ से जंग में हक का हाथ हमेशा ऊपर होता है। पूरी पहाड़ी अब टीपू की थी और पहली बार अंग्रेजों को समझ आ गया कि टीपू टैक्टिस भी जानता है, सिर्फ तलवार नहीं। ये मोड़ था। जंग अब सिर्फ ताकत नहीं, दिमाग की भी बन चुकी थी। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की बहादुरी और तेजी देखकर अंग्रेज बौखला चुके थे। अब उन्हें चालाकी करनी थी। उन्होंने एक गुप्त समझौता किया धोखेबाज बागियों से, जो शुरू में मैसूर के दोस्त थे, अब अंग्रेजों की बातों में आ गए। खबर आई, धोखेबाज बागियों की फौज जो मदद के लिए आ रही थी, अब हमारी ही सरहद की तरफ बढ़ रही है। हैदर अली को यकीन नहीं हुआ, लेकिन टीपू ने कहा, अब्बा, जो दोस्त जरूरत में काम ना आए वो दुश्मन से बदतर है। टीपू ने तुरंत एक टुकड़ी लेकर उस सरहद की तरफ रुख किया जहां से धोखेबाज बागी घुड़सवार आ रहे थे। टीपू ने उनके जनरल से मिलने की कोशिश की, लेकिन जनरल ने घमंड से कहा, टीपू अभी बच्चा है, हमसे क्या बात करेगा? जवाब में टीपू ने अपनी तलवार निकालकर कहा, मैं बच्चा हूं, मगर तुम्हारी गद्दारी का जवाब तलवार से दूंगा। और एक ही झटके में टीपू ने उनका झंडा गिरा दिया और उनके घुड़सवारों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बागी अफसरों ने भागते हुए कहा, हमने जिसे कमजोर समझा वो तो शेर निकला। टीपू ने अपनी टुकड़ी को कहा, अगर कोई दोस्त धोखा दे तो उसे भी दुश्मन की तरह देखा जाएगा। अंग्रेजों की चाल नाकाम रही। अब उनके पास टीपू को रोकने के लिए सिर्फ जाल ही बचा था। और टीपू के लिए ये पहली गद्दारी थी जिसने उन्हें और भी होशियार और मजबूत बना दिया। बागियों की हार के बाद अंग्रेजों ने महसूस किया कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को युद्ध में हराना आसान नहीं। अब उन्होंने एक नई चाल चली। एक गुप्त संदेश भेजा मैसूर की सीमा के निकट एक गांव में। संदेश में लिखा था, अगर टीपू की टुकड़ी को दक्षिण की ओर भेजा जाए तो हम मुख्य किले पर हमला कर सकेंगे। ये योजना थी टीपू की सेना को मुख्य मोर्चे से अलग कर पीछे से हमला करने की। अंग्रेजों ने एक विश्वासघाती जासूस को भेजा जो मैसूरी वस्त्रों में छिपकर टीपू की छावनी तक पहुंचा। उसने एक बुजुर्ग किसान बनकर अफवाह उड़ाई कि दक्षिण दिशा में शत्रु की सेना आ रही है। टीपू सुल्तान ने तुरंत उस दिशा में एक छोटी टुकड़ी भेजने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने खुद रुकने का निश्चय किया। जब टुकड़ी दक्षिण की ओर रवाना हुई, अंग्रेजों ने मौके का फायदा उठाकर मुख्य किले की ओर कूच कर दिया। परंतु टीपू को शीघ्र ही जासूस की चाल पर संदेह हुआ। उसने सैनिकों को उसे पकड़ने का आदेश दिया। जासूस पकड़ लिया गया और सच्चाई सामने आई। अंग्रेजों ने धोखे से हमला करने की योजना बनाई थी। टीपू ने तुरंत अपने गुप्त सैनिकों को जंगलों के रास्ते भेजा और कहा, इस धरती पर कोई कदम धोखे से नहीं बढ़ना चाहिए। अचानक चारों ओर से तीरों की वर्षा होने लगी। रात के सन्नाटे में अंग्रेजों की टुकड़ी जंगल की पगडंडी से मैसूर की ओर चुपचाप बढ़ रही थी। उनकी योजना थी कि जब तक टीपू सुल्तान दक्षिण में व्यस्त हैं, वे किले तक पहुंच जाएंगे। लेकिन उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि टीपू रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सेना को दो भागों में बांट रखा था। एक भाग जंगल के भीतर छिपकर दुश्मन के आने की प्रतीक्षा कर रहा था, बिल्कुल बाघों की तरह। जैसे ही अंग्रेज मुख्य मोड़ पर पहुंचे, टीपू ने दूर से मशाल हवा में घुमा दी। ये था हमला शुरू करने का संकेत। एकाएक चारों ओर से तीरों की बारिश होने लगी। जंगल की शाखाएं थरथरा उठीं और घोड़े बौखला गए। तलवारें झनकने लगीं, हर दिशा से आवाजें आईं, अल्लाहू अकबर। टीपू सुल्तान खुद घोड़े पर सवार होकर जंग के बीच पहुंचे और तलवार से दुश्मन की पंक्ति को चीरते चले गए। एक अंग्रेज अफसर ने बंदूक तानी, लेकिन इससे पहले कि वो निशाना साधता, टीपू ने झपट्टा मारकर उसे नीचे गिरा दिया। कुछ ही पलों में अंग्रेजों की अगली पंक्ति टूटी और उनका शिविर भागने लगा। ये जंगल हमारा है, यहां से कोई सलामत नहीं लौटेगा जो धोखा लेकर आए। ये सीधी भिरंत टीपू सुल्तान की योजना, साहस और युद्ध नीति का पहला बड़ा प्रदर्शन था, जिससे पूरा दक्षिण कांप उठा। जंगल की लड़ाई में हारने के बाद अंग्रेजों की हालत कमजोर हो गई थी।
लेकिन उनका सबसे बड़ा सहारा था हथियारों का गुप्त भंडार। ये भंडार एक पहाड़ी दर्रे में छिपा हुआ था, जहां से अंग्रेज अपनी सेना को बारूद, बंदूकें और रसद पहुंचा रहे थे। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को इसकी खबर एक गुप्तचर से मिली, जो दुश्मनों की पंक्तियों में छिपा हुआ था। खबर मिलते ही उन्होंने कहा, अगर उनका पेट भरने का रास्ता काट दिया जाए तो लड़ाई बिना लड़े जीती जा सकती है। टीपू ने सिर्फ 60 चुने हुए सैनिकों के साथ रात के अंधेरे में पहाड़ी दर्रे की ओर कूच किया। रास्ता कांटों और चट्टानों से भरा हुआ था, लेकिन उनके हौसले को कोई नहीं रोक सका। जैसे ही वह उस गुप्त डिपो तक पहुंचे, वहां केवल कुछ गार्ड थे जो नींद में थे। टीपू ने बिना कोई आवाज किए उन्हें गिरा दिया और सारे हथियार कब्जे में ले लिए। फिर उन्होंने वही बारूद और तोपें दुश्मनों की ओर घुमा दीं और सुबह होते ही धमाका हुआ। अंग्रेज चौंक गए। हमारे ही हथियार, हमारे ही खिलाफ, टीपू ने ऊंचे स्वर में कहा। जिसका ईमान मजबूत हो उसे दुश्मन के हथियारों की भी जरूरत नहीं पड़ती। और इस तरह अंग्रेजों की आपूर्ति की नस काट दी गई। अब उनकी हार नजदीक दिखने लगी। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की रणनीति और बहादुरी से बौखलाए अंग्रेज अब सीधी जंग नहीं, धोखे से जीतने का रास्ता तलाश रहे थे। उन्होंने दक्षिण भारत के एक लालची राजा से गुप्त रूप से संपर्क किया। अंग्रेजों ने उसे सोने की अशरफियां दी, अंग्रेजी सेना की सुरक्षा और उसकी सीमाओं में विस्तार का वादा किया। बदले में राजा को सिर्फ एक काम करना था, टीपू सुल्तान को एक झूठे शांति प्रस्ताव के बहाने अपने किले में बुलाना। राजा ने फौरन प्रस्ताव भेजा, आइए सुल्तान, हम भारत की एकता के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध साथ लड़ना चाहते हैं। यह सुनकर टीपू थोड़ी देर सोच में पड़ गए, फिर बोले, अगर यह शांति का प्रस्ताव है तो हमें दिल खोलकर उसका स्वागत करना चाहिए, मगर एहतियात के साथ। उन्होंने अपने साथ सिर्फ 100 विश्वासपात्र सैनिक लिए और राजा के किले की ओर रवाना हुए। उधर अंग्रेज सैनिक पहले से किले के एक गुप्त हिस्से में छिपाए जा चुके थे। जब टीपू किले में पहुंचे तो राजा ने बड़ी शान से स्वागत किया, लेकिन उसकी आंखों में धोखे की चमक छिपी नहीं रह सकी। टीपू ने फौरन अपने सैनिकों को सावधान कर दिया, अगर मेरी आंख झपके तो समझ लेना कि जाल बिछ चुका है। और जैसे ही दावत शुरू हुई, एक दीवार के पीछे से अंग्रेज सैनिकों की परछाइयां नजर आने लगीं। टीपू के तलवार की मूठ कस गई। धोखा सामने था, लेकिन अब जवाब तलवार से ही देना था। धोखेबाज राजा के किले में दावत जारी थी, मगर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की निगाहें हर दिशा में घूम रही थीं। अचानक उन्हें एक झरोखे के पीछे चमकती तलवार की परछाई दिखाई दी, और उसी पल उन्होंने ऊंची आवाज में कहा। अंग्रेज सैनिक दीवारों के पीछे से बाहर निकले और चारों तरफ से हमला कर दिया, मगर टीपू पहले ही चौकन्ना थे। उन्होंने झट से मेज पलटकर उसे ढाल बना लिया और अपनी तलवार खींच ली। 100 मैसूरी सैनिक जो साथ आए थे फौरन दीवारों के सहारे खड़े हो गए, और देखते ही देखते दावत का हॉल युद्ध भूमि बन गया। राजा धोखेबाज डर के मारे मंच से भागा। उसकी आंखों में पश्चाताप की झलक थी, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। टीपू ने एक अंग्रेज अफसर को तलवार के एक वार में नीचे गिरा दिया और कहा, जिन्होंने हमें धोखा दिया वे अब हमारी तलवार से सीखेंगे कि सच्चाई क्या होती है। अंग्रेजों को उम्मीद नहीं थी कि भीतर ही भीतर इतने सधे हुए सैनिक तैयार होंगे। वे बौखला उठे। युद्ध का शोर किले की ऊंची दीवारों से टकरा रहा था और हर कोना लहू व जज्बे से लाल हो चुका था। टीपू ने भीतर की एक गुप्त सीढ़ी पकड़कर सैनिकों को ऊपर भेजा और कहा, ऊपर से हमला करो जैसे गरजता बादल बरसता है। किले की छत से तीर और भाले बरसने लगे। दुश्मन चारों ओर से घिर चुका था। 1 घंटे में ही पूरा किला दुश्मनों से खाली हो गया और टीपू ने एक परचम लहराया। दोस्तों, टीपू सुल्तान का नेक्स्ट पार्ट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूं, बस आपके सपोर्ट की जरूरत है। प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।